हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नैप शिक्षा। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब इस चैप्टर की सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताइए, आप क्लास 9th में आ गए 8th पास करके, और एक चेंज जो आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा, क्लास 8 तक जो ज्योग्राफी थी वो मिनरल्स पे सीमित थी और कुछ चैप्टर्स उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के भी थे। लेकिन जो क्लास 9th की ज्योग्राफी है ये आपको रियल सेंस में लगेगा कि ये इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स है आप उनको पढ़ रहे हो, आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हो, उसका क्या एरिया है, क्या उसका लैंड मास कहाँ सिचुएटेड है, वो कैसे बना, इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा ही फील होगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बच्चे, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि अभी आप हो क्लास 9th में, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि 2 साल है बस, उसके बाद ह्यूमैनिटीज से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है, 2 साल किसी में बैठने। आप कुछ होंगे जो सब्जेक्ट के टुवर्ड्स पहले से ही टिल्टेड होते हैं, जिनके मन में एक पैशन डेवलप हो जाता है सब्जेक्ट के टुवर्ड्स में, मजा आता है सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो वो बच्चे इन चीजों को दिल से पढ़ेंगे, और अगर पढ़ो तो सिर्फ 20-25 फैक्ट्स है, कुछ नंबर्स है, और ना पढ़ो तो कुछ भी नहीं। समझे? तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक लाइन के साथ, दैट ज्योग्राफी इज नॉट अ सब्जेक्ट टू स्टडी, इट्स अ सब्जेक्ट टू लिव एंड लव। ये मेरी फेवरेट लाइन है कि ज्योग्राफी को पढ़ा नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है, समझाया भी नहीं जाता है, ज्योग्राफी को फील किया जाता है, ज्योग्राफी को जिया जाता है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पोर्शन। दैट आप सभी को पता है इंडिया वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक है। एग्जांपल, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, जो तकरीबन 5000 सालों तक सरवाइव की थी। और ये भी एक मिस्ट्री है कि उस इतनी ज्यादा सिविलाइज्ड जनरेशन का एंड क्या था, ये भी आज मिस्ट्री है। उनके ग्रेड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। बेसिकली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही रूट्स के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि ये वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैड अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड्स। जैसा कि सबको पता है कि वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। एट दैट टाइम वी डिड नॉट हैड एनीथिंग टू ईट, वी डिडंट हैव एनीथिंग टू वर्क, बट लीडर्स एट दैट टाइम दे फेल्ट दैट देखो मेरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी, नॉट प्योरली इंग्लिश एंड नॉट प्योरली हिंदी, सो दैट आपके साथ में ट्यूनिंग बिठा सकूं। ओके, तो 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, एंड उसके बाद हमारे पास 2 रास्ते थे, बेसिकली 2 आइडियोलॉजीज थी। एक हमारे महात्मा गांधी, जिनकी विचारधारा थी डाउन टू अर्थ। इसके तहत उनका कहना था कि आप लोकल बिजनेस को प्रमोट कीजिए। वो वेस्टर्न एजुकेशन पे इतना एम्फेसिस नहीं करते थे, जैसा हमने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। कौन से चैप्टर में? कास्ट, रिलीजन एंड रिफॉर्म वाले चैप्टर में। अब उसमें क्या था, इनका बिलीव था कि जो हाथ से बनी हुई चीजें, जो स्किल्स है इंसान की, वो डेवलप होनी चाहिए। सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि उसके बाद आप अपनी जो संस्कृति है उसको पीछे छोड़े जा रहे हो। इनका मानना था आप जो हैंड क्राफ्टेड चीजें होती है, जो आर्टिसंस होते हैं, उनके लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करो, और इस तरह गांव से कस्बे और कस्बों से शहर और अल्टीमेटली एक देश। इस तरह उनका पूरा रोड मैप था कि ऐसे आपकी इकोनॉमी फर्दर प्रोसीड करेगी। बट वहीं दूसरी तरफ हमारे दूसरे एक्सट्रीमिस्ट, यंग एंड एक्सट्रीमिस्ट ही अच्छा वर्ड रहेगा वैसे तो, एक्सट्रीमिस्ट लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका क्या आइडियोलॉजी थी? उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि नहीं, इस तरह फिर से इनकम इनइक्वालिटी होगी, डाउन ट्रोडन स्ट्रेटा जो है वो फिर से एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होंगे, और काफी चीजें थी। तो इनकी विचारधारा थी नहीं, हम एक इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होंगे, अब उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको वर्कर्स लगेंगे। तो देख रहे हो, प्रोडक्शन भी हो रहा है, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। अब ये जो गुड्स प्रोड्यूस हुए, ये लो गुड्स बना दी, अब ये जो गुड्स प्रोड्यूस हुए, इन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी आपको वर्कर्स चाहिए होंगे, वहां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। तो ऐसे इंडस्ट्रीज के ट्रिकलिंग फैक्टर्स थे
ये जो थ्रेटनिंग फैक्टर्स है इनसे आप वेरियस जगहों पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं और इस तरह अपनी इकोनॉमी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो अपना सेकंड पॉइंट क्लियर होता है। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट व्हिच इज contributed significantly to the making of world history। वर्ल्ड हिस्ट्री को इंडिया ने कैसे शेप दिया है, कैसे शेप दिया है वर्ल्ड हिस्ट्री को? वर्ल्ड हिस्ट्री को बेसिकली ऐसे शेप दिया कि आपने कैलिको सुना होगा, कॉटन का नाम था, अरेबियंस के द्वारा दिया गया है नाम कैलिको। कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री, इंग्लैंड, क्लास 8 कुछ याद करो, पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स वाला तुमने पढ़ा था ना। तो बेसिकली वही वाली सारी बातें हैं कि कैसे इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री को शेप दिया, कि उनके पास जब तक मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, मॉडर्नाइजेशन इन द सेंस जब तक मैकेनाइजेशन नहीं हुआ था, जब तक मशीनरीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जब तक स्टीम इंजन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उस टाइम तक यहाँ से जो रॉ गुड्स होते थे, रॉ मटेरियल होता था, वो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। अब एक तो फैक्ट ये है कि यार ब्रिटिशर्स को खाना खाते नहीं आता था, उबाल उबाल के डाइट की तरह खाते थे केवल मसाले, वो हमारे यहाँ से लेके गए और हमें सिखा रहे। सोचो हमारा जो, चलो छोड़ो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करो। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे चैप्टर की? पहली बात तो हम वहां रह रहे हैं तो कुछ तो पता होना चाहिए हमें। कुछ क्या, इंडिया में आप लोग रह रहे हो, अब यही वाली बात है कि कुछ लोगों को सिर्फ 20 फैक्ट्स याद करके आगे निकल जाना है। क्यों? क्योंकि वो साथ छोड़ देंगे, साइंस मैथ्स ले लेंगे आगे, और कुछ सब्जेक्ट के टुवर्ड्स लॉयल रहेंगे। ओके, तो इंडिया की लोकेशन को पढ़ेंगे, इंडिया के साइज को पढ़ेंगे, इंडिया के वर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शंस है, क्या उसकी डोमिनेशन है वर्ल्ड में, क्या उसका पूरा मार्केट नेटवर्क है उसके बारे में, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा इंडिया नेबर्स, पड़ोसियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पड़ोसियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अब अपना नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंडियाज लोकेशन। अब इंडिया को कैसे लोकेट करोगे? फॉर एग्जांपल मैंने आपसे आपकी लोकेशन पूछी, कैसे बताओगे मुझे आपकी लोकेशन क्या है? आप अभी अपनी लाइव लोकेशन ऑन करोगे और व्हाट्सएप कर दोगे, लेकिन वो जो लाइव लोकेशन का सिस्टम है वो किस पे वर्क कर रहा है? अब देखो, बैक टू बेसिक्स, अपने बेसिक्स पे हम लोग एक बार फिर से ब्रश अप कर रहे हैं। कैसे? 6th में जाओ एक बार, बरसों नहीं 2 साल पहले 3 साल पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट। ओके, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स। अब याद करने का तरीका, लेटा हुआ लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड। अब मैंने आपसे पूछा बोर्ड पे इंडिया कहाँ है, आप बोलोगे मेरे राइट में। मैंने कहा लिखा तो नहीं है। फिर कहोगे कि नहीं राइट टॉप पे, अच्छा है हाँ, लेकिन इस तरह लोकेट नहीं करोगे ना, काम नहीं चलेगा ना। लोकेट कैसे करोगे? कैसे करोगे लोकेट, बताओ। अब इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो हमारे जियोलॉजिस्ट थे, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और एक बात पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ऐसी कोई लाइंस आपको अर्थ पे नहीं मिलेगी कि ढूंढने निकल जाओ कि 8 डिग्री लैटिट्यूड ढूंढेंगे, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, समझे? ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस है जो हमने अपने ईज के लिए डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे मैं इंडिया को, देखो ड्राइंग पे जज मत करना, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है? इंडिया की अगर लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल, रुको थोड़ी गड़बड़, वेट फॉर अ मिनट। अब देखो, इंडिया होना हो इसी ग्लोब पे। अब ग्लोब का क्या है? परमानेंट कुछ भी नहीं है, ये प्रॉपर जियोइड शेप भी नहीं। अब देखो, ये अपना अर्थ है, हंसना अर्थ, रियलिटी में अर्थ पूरा स्फेयर नहीं होता, उसके शेप को जियोइड बोलते हैं। जियोइड मतलब वो अपने पोल्स से, जैसे ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये आपका हो गया इक्वेटर। इक्वेटर से थोड़ी सी बल्ज आउट होता है और पोल्स पे थोड़ा सा
चपटा होता है। इस शेप को जियोइड बोलते हैं। अब इंडिया के लोकेशन को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लोकेशन, फॉर एग्जांपल सीधा खड़ा होकर मैंने पूछा बताओ इंडिया कहाँ है, बोलोगे मुझे नहीं देगी, बोलोगे आपके राइट में, राइट में, कहा नहीं यहाँ नहीं है इंडिया, कहोगे नहीं नहीं राइट टॉप पे है इंडिया। अच्छा हाँ, तो इस चीज को आप ग्लोब पे कैसे कैसे शो करोगे ग्लोब पे? उसी चीज के लिए बुद्धिजीवियों ने, जियोलॉजिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है, उन्होंने पूरे अर्थ को कुछ वर्टिकल रोज में और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ, कोई भी पॉइंट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब मैं आपसे आपकी लोकेशन पूछूं, क्या करोगे? लाइव लोकेशन ऑन करके व्हाट्सएप कर दोगे। अब वो उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे ही काम करता है। आप जिस भी पॉइंट पे खड़े हो वो पॉइंट किसी ना किसी लैटिट्यूड किसी ना किसी लॉन्गिट्यूड पे जरूर लाई करता है, और इसी चीज पे ये गूगल मैप्स, आपके जितने भी ये नेविगेशनल सिस्टम होते हैं, ये सारे वर्क करते हैं। अब इंडिया कहाँ है ग्लोब पर, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब इंडिया ग्लोब पर कहाँ है, इसके लिए हमने ग्लोब को दो भागों में, मतलब 0 डिग्री, ये जो इक्वेटर है इसको 0 डिग्री कहोगे, यहाँ से डिवाइड कर दिया। अब अगर इसको हम ऐसे हटा दें तो दो हेमिस्फीयर्स निकलेंगे। मैथ्स में इतना तो पढ़ा है, हेमिस्फीयर्स निकलेंगे कि नहीं? मैथ्स पसंद नहीं है लेकिन हेमिस्फीयर के बारे में पता है। तो ये जो एक ऊपर वाला हेमिस्फीयर, एक नीचे वाला हेमिस्फीयर, तो इंडिया एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ओके, अब थोड़ा करीब पहुंचे, यानी ऐसे देखें तो यहाँ पे इंडिया हमारा कुछ ऐसे लाई करता है, ड्राइंग पे करना। ओके, नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करेगा 0 डिग्री, इसको ना लेके इसको ले लेते हैं। ओके, इसको 0 डिग्री ले लिया, एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। अब और स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में तो चाइना भी है, इधर आपका अफ्रीका भी है, पैसिफिक के उधर से चले जाओ तो पूरा अमेरिका आपका है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो और स्पेसिफाई कैसे करोगे? तो हमने इसको लॉन्गिट्यूडनल भी डिवाइड कर दिया 0 डिग्री से। अब इंडिया कैसे कहाँ लाई कर रहा है? अब इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। देख सकते हो ना, इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। तो अब इसकी लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं। इंडिया की जो लैटिट्यूडनल सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, देखो अब मैं लिखूंगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं बताता हूँ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके, अब कहोगे टेम्परेचर के लिए डिग्री होता है, टाइम के लिए मिनट होता है, सब मिक्स कर दिया इसमें। हाँ, आगे बताता हूँ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके,